गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, और आज हम अपना ये लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का औसत मान। तो जैसे हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हाइड्रोजन के बारे में इस यूनिट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसके एनर्जी लेवल्स के बारे में और इसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बारे में, स्फेरिकल एंड रेडियल वेव फंक्शन वो भी हमने इसके अंदर निकाले थे। आज हम लोग इसकी रेडियस का एवरेज वैल्यू जो है, रेडियस की एवरेज वैल्यू को यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन परमाणु है तो उसकी ग्राउंड स्टेट, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और सामान्य अवस्था में वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा, n इज़ इक्वल टू 1 में रहेगा। एज वी नो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए l का मान क्या होता है, 0 होता है, और l इज़ इक्वल टू 0 के लिए m भी 0 होता है। इसे हम लोग 1s ऊर्जा स्तर कहते हैं, 1s। ठीक है, तो इस अवस्था में जो वेव फंक्शन होगा वो होगा psi100 इज इक्वल टू 1/√πa³ e टू द पावर -r/a। ठीक है, जहाँ पे a क्या है, बोर रेडियस होती है जिसका मान होता है h²/m²e²। ठीक है, h तो h इज़ प्लैंक कांस्टेंट, m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k इज़ इक्वल टू 1/4πε0, e इज़ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इसके अंदर a बोर रेडियस जो है उसका माना जाता है 0.511 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, और इसमें अगर हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस निकालना चाहते हैं तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, प्रत्याशा मान होता है, वो एक तरीके से क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस ही होता है। तो यहाँ पे r का जो एवरेज वैल्यू है उसको निकालने का तरीका है psi⁻r psi d⁻, जहाँ पे d⁻ क्या है, आयतन अल्पांश है। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हमारा ये वेव फंक्शन क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में होगा। r² sin थीटा dr d थीटा d फाई। ठीक है, और psi100 का जब हम लोग इसके अंदर मान रखेंगे, इस एवरेज वैल्यू के फॉर्मूले के अंदर जैसे बटे में ये भी होता है psi⁻psi d⁻, जो कि एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, और अगर कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, तो इसके लिए जो इस फार्मूले में नीचे वाला हिस्सा है psi⁻psi d⁻, वो 1 के बराबर होगा, इसलिए वो हमने रिमूव कर दिया है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ r क्या आ जाती है, 1/πa³, और उसके बाद में जैसे हमारे फॉर्मूले में तो सिर्फ e की पावर, वेव फंक्शन के अंदर तो सिर्फ e की पावर -r/a है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो इसी में शामिल है। यहाँ पे एक r लिखा हुआ है, तो हमें इस r की एवरेज वैल्यू के फॉर्मूले में यहाँ पे psi* और psi की वैल्यू रखनी है, तो psi भी यही होगा और psi* भी यही होगा। तो psi इंटू psi एक तरीके से, तो 1/πa³, और ये भी क्या हो गया, e की पावर -2r/a। अब यहाँ पे इसमें r है और ये d⁻ में भी r² है, तो r की पावर कितनी बन गई, 3। तो r की पावर 3 e टू द पावर -2r/a/dr, और sin थीटा d थीटा d फाई। r वेरी करता है 0 से इन्फिनिटी, थीटा वेरी करता है 0 से पाई, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, क्योंकि r ऐसे होता है ना, तो 0 से इन्फिनिटी तक जाता है, थीटा 0 से पाई तक जाता है, और फाई 0 से 2 पाई तक जाता है। ठीक है, तो इससे वैल्यू आएगी 2 पाई, इससे आएगा 2, तो ये हो गया 4 पाई। ओके, ये पाई a³ है, तो 4/a³। इधर ये है, इसको
जो सॉल्यूशन है वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से लिखते हैं कि जब कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में होता है और लिमिट 0 to इन्फिनिटी होती है, x टू द पावर n e टू द पावर माइनस बीटा x dx इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बटे b की पावर n प्लस 1, ये होता है। तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में n है 3, तो फैक्टोरियल 3, और e की पावर माइनस 2r बाई ए, तो r के साथ हमारे पास क्या है 2 बाई ए है, तो बीटा हमारे पास है 2 बाई ए, तो बीटा 2 बाई ए है, उसकी पावर n प्लस 1, 3 प्लस 1 हो गया, तो ये तो हो गया 4 बटे ए की क्यूब, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और ये नीचे ए वाला ऊपर गया 6 ए की पावर 4, 2 की पावर 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 बच गया 3 बाई 2 ए। अतः हाइड्रोजन परमाणु की 1s कक्षक में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की 1s कक्षक से औसत दूरी जो है वो क्या है 1.5 ए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के जो प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता वितरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन के नाभिक से r बराबर a पर पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। प्रायिकता वितरण के नियम के अनुसार तो क्या है r बराबर a पर पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है, जबकि उसकी जो रेडियस की एवरेज वैल्यू आ रही है वो है 1.5 ए। ठीक है, क्योंकि अधिकतम प्रायिकता की स्थिति के लिए हम लोग क्या करते हैं, तरंग फलन जो है उसका नाभिक से r तथा r प्लस डी आर के मध्य पाए जाने की जो प्रायिकता है वो ये है r तथा r प्लस डी आर के मध्य। तो हमारा जो वेव फंक्शन है उसमें साई स्टार साई डीटो वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग। अब हमें क्या देखना है, पूरे संपूर्ण आयतन अल्पांश के अंदर पाई जाने की प्रायिकता नहीं देखनी, हमें सिर्फ देखना है r तथा डी आर प्लस डी आर, यानी कि डी आर जो स्पेस है इस डिस्टेंस के बीच में हमें देखना है। तो पी आर इंटू डी आर, टोटल प्रोबेबिलिटी इंटू डी आर। तो अभी हमारे पास ये साई स्टार साई आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई ये है, तो साइन थीटा डी थीटा और डी फाई ये हमें क्या देते हैं 4 पाई देते हैं जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, जैसे पहले किया ही था, साइन थीटा डी थीटा और डी फाई ये क्या देते हैं 4 पाई, क्योंकि डी फाई तो है 0 to 2 पाई, ये 2 पाई देगा, और साइन थीटा हमें 2 देता है, 2 देगा तो 4 पाई हो जाएगा। अब हमारा जो ये वेव फंक्शन है इसको हम लोग 2 भागों में लिख सकते हैं, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। तो रेडियल वेव फंक्शन तो एज इट इज़ रखो, और 1s कक्षक के लिए जो एंगुलर है वो 1/4 पाई के बराबर होता है। तो जब ये 1/4 पाई के बराबर होता है और इंटीग्रेशन में साइन थीटा डी थीटा और साइन डी फाई हमें 4 पाई दे रहे हैं, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। और रेडियल वेव फंक्शन 1s कक्षक के लिए 2/रूट ए की क्यूब e की पावर माइनस r बाई ए होता है। तो पी आर डी आर बराबर 4 पाई r स्क्वायर साई स्टार साई डी आर, ये आ गया। ये इसने साई स्टार साई तो एज इट इज़ रखा है, ठीक है। ये 4 पाई हमारा साइन थीटा डी थीटा और डी फाई से आ गया, और आर स्क्वायर डी आर जो है वो डी टो का भी एज इट इज़ है। तो आर स्क्वायर डी आर, अब हमने साई स्टार साई को ओपन करके लिख लिया इस तरीके से, और इस तरीके से जब लिखेंगे ना तो y00 के 1/रूट4 पाई जो है वो स्क्वायर होने की वजह से 1/4 पाई बन जाएगा, और इस 4 पाई से क्या है कैंसिल हो जाएगा। साई स्टार साई को जब आप ओपन करके लिखोगे, साई को लिखोगे r10 y00, साई स्टार को लिखोगे r स्टार 10 y स्टार 00। तो स्टार तो जैसे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है तब तो कुछ फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, रियल ही है, तो स्क्वायर हो जाएगा सिंपली r10 का स्क्वायर और y00 का स्क्वायर। तो y00 का स्क्वायर क्या देगा 1/4 पाई देगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ आर स्क्वायर डी आर और रेडियल पार्ट बचेगा। तो रेडियल पार्ट हमारा है 2/1 की क्यूब रूट ई की पावर माइनस r बाई ए, तो ये हो गया 4 ए की क्यूब ई की पावर माइनस 2r बाई ए आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो प्रायिकता वितरण के अनुसार पी आर सिर्फ जो रेडियल पार्ट है उस पर डिपेंडेंट पार्ट, तो 4/a की क्यूब आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r बाई ए। और इस प्रोबेबिलिटी का मान अगर अधिकतम होगा
तो वो कहाँ होगा प्रोबेबिलिटी का, आर के लिए जहाँ अधिकतम होगा वहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू होती है तो प्रोबेबिलिटी का आर के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेशन डिफरेंशियल करेंगे वो ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो उसका अवकलन करेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग अवकलन करते हैं तो पहले हम लोग आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r आ जाएगा, फिर e की पावर -2r/a का करेंगे तो -2/a और आर स्क्वायर e की पावर -2r/a आ गया। ठीक है, बराबर 0 आ गया। एक्सपोनेंशियल के टर्म को हटा दो, 2 को भी हटा दो तो ये 2 जाएगा और एक्सपोनेंशियल भी जाएगा, तो इधर 1, इधर तो बच गया 1 और इधर बच गया r/a, तो r बराबर क्या गया a। तो प्रायिकता वितरण के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन के r से r + dr दूरी के मध्य पाए जाने की जो प्रायिकता है उसका मान r बराबर a पर अधिकतम होता है। ठीक है, a बराबर होती है बोर रेडियस। ओके, तो यह परिणाम जो है वो बोर के परमाणु मॉडल के परिणाम के अनुरूप है। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग फलन ψ100, प्रायिकता फलन ψ*100, ψ100 तथा नाभिक से r तथा r + dr के मध्य इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता फलन PR = 4πr², ψ100 mod स्क्वायर। इन तीनों के ग्राफ हमें दिए गए हैं यहाँ पे। एक तो सिंपली हमारा वेव फंक्शन, दूसरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन और तीसरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन इन बिटवीन r to r + dr। ठीक है, तो r बराबर 0 तथा r बराबर इन्फिनिटी पे हमारा जो PR है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा वेव फंक्शन भी मौजूद है और r भी मौजूद है। तो r बराबर 0 से तो वो 0 हो जाएगा और इनफाइनाइट पे हमारा वेव फंक्शन जो है वो वैनिश हो जाना चाहिए, तो वो वैसे 0 हो जाएगा। तो प्रायिकता फलन जो है वो r बराबर a पर अधिकतम होता है, यहाँ देखो। ओके, जैसे ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 4πr² ψ100 है, तो r बराबर 0 रखने पे 0 और r जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारा वेव फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हिसाब से वेव फंक्शन इन्फिनिटी पे 0 को प्राप्त हो जाना चाहिए। और ψ100 जो है, क्योंकि एंगुलर पार्ट तो सिर्फ एक नंबर है 1/4π, सिर्फ रेडियल पार्ट है जो कि है r² e की पावर -r/a, तो r की हर वैल्यू के लिए वो धीरे धीरे क्या है, कम हो रहा है। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से है और जो मोड ψ1² है उसका कर्व ये है। नेक्स्ट है बोर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है कि जब जो लार्ज वैल्यू ऑफ n लेते हैं, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या है, तो n का मान जब हम लोग लार्ज लेते हैं, बड़ा लेते हैं, तो हमारी जो क्वांटम है वो क्लासिकल को अप्रोच करती है, यानी कि क्वांटम और क्लासिकल जो है वो एक ही हो जाती है। क्वांटम और क्लासिकल की बात जो है वो सिर्फ लोअर वैल्यूज़ ऑफ n पे ही सही बैठती है। जैसे जो भी डिस्क्रीटनेस होती है क्वांटम की, जो भी ऊर्जा में विविक्तियाँ हैं या कोणीय संवेग में विविक्तियाँ हैं, उनको हम लोग नगण्य मान सकते हैं, तो वहाँ पर क्लासिकल और क्वांटम एक ही हो जाती है। बोर ने अपने इस कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल में एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ साबित करी कि किस तरीके से फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n ये चीज़ सही बैठती है। जैसे एकल इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग बात करें, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वृहद क्वांटम संख्या n के संगत En, मतलब n का मान क्या है, काफ़ी ज़्यादा है उसके अंदर, और वो एक एनर्जी लेवल En से En-1 में संक्रमण करता है, यानी कि En कोई एनर्जी लेवल है, उससे वो नीचे वाले लेवल En-1 में संक्रमण करेगा। तो इस दौरान वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। अगर वो En से En-1 में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो जिससे क्या होगा, इस संक्रमण से जो एमिटेड लाइट होगी उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसकी फ्रिक्वेंसी का जो मान हम निकालेंगे वो मान श्रोडिंगर समीकरण को हल करके फिर निकालेंगे।
तो जैसे हमने इसकी फ्रीक्वेंसी का मान निकाला है, यहाँ पे पूरा कोई डेरिवेशन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने एनर्जी के लिए जैसे पहले किया ही था। हाइड्रोजन इस चैप्टर को जब हमने शुरू किया था उसके अंदर ये शुरुआत में टॉपिक किया था, तो RZ² था, RZ² 1/N1² माइनस N2², ऐसा कुछ हमने किया था। ठीक है, तो n इज़ ग्रेटर देन 1 फ्रिक्वेंसी जब हम निकाल रहे हैं, तो जब n का मान 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा है तो ये जैसे n यहाँ पे n-1 की पावर -2 और n की पावर -2 इन दोनों को ऊपर लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या है, 1 के कंपैरिजन में हो जाता है, तो इसको 1 को हटा दो, n-2 और n-2 तो 2n-3 ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है। ओके, तो उच्च मानों के लिए फ्रीक्वेंसी इज़ अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू 1/n की पावर 3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी 1n की पावर 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अब हम लोग बोर के परमाणु मॉडल से भी इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, परिभ्रमण आवृत्ति निकालेंगे। न्यू इज़ इक्वल टू v/2πr आवृत्ति, क्योंकि v बराबर क्या होता है, r ओमेगा होता है 2π न्यू, तो न्यू बराबर v/2πr। और mvr जो कोणीय संवेग है वो NH के बराबर होता है। यानी कि बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार है ना ये, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उसका कोणीय संवेग n का पूर्णांक H का पूर्णांक गुणज हो। तो ये हो गया। और चक्कर लगाते समय घूमने के लिए, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया kZe²/r²। ठीक है, यहाँ से हम लोग v/r निकाल लेंगे। जैसे v/r निकालने के लिए आप ये कर सकते हो, यहाँ से ये r बच गया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया v² r, इसको इधर आप लेके जाओगे ना तो ये v² r हो गया। उस इक्वेशन में बन रहा है v/r, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर लेना, तो ये हो गया v² r²। जब आप लोग डिवाइड करोगे तो ये तो v/r नहीं बनेगा, आप लोग सिंपली ये करना कि यहाँ पे जैसे इस वाली इक्वेशन में mv² बराबर हमारे पास बन रहा है kZe²/r, ये बन रहा है। ठीक है, तो ये v² है ना, इस इक्वेशन से आप लोग क्या करोगे, v बराबर आ गया NH बाई, ये इधर ऐसे ही रखो एज इट इज़, NH बाई m। ठीक है, इस v का मान यहाँ पे रख दो। ओके, एक v का मान रखना, एक v को एज इट इज़ रख देना। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसके अंदर एक v का मान रख दोगे, एक को यहीं रखोगे, तो ये बन जाएगा v/r। बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप लोग इधर ले आना। ठीक है, तो इससे हमारे पास v/r का मान आ गया। v/r हमारे पास क्या है, ये रहा। तो फ्रीक्वेंसी जो है v/2πr, तो 2π से और डिवाइड कर देना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है बोर के परमाणु प्रतिरूप से जो हमने निकाली है वो भी क्या है, 1/n की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है। जो हमारा क्वांटम प्रिंसिपल है उससे भी यही आई थी, और जो हमारा बोर का परमाणु प्रतिरूप है उससे भी यही आई है। यानी कि n की जो लार्ज वैल्यूज़ होती है उसके लिए इलेक्ट्रॉन की परिभ्रमण आवृत्ति जो होती है, इलेक्ट्रॉन के कक्ष के निकटतम, इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा से दूसरी निकटतम कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की आवृत्ति के बराबर होती है परिभ्रमण आवृत्ति। बोर के परमाणु से प्रतिरूप से तो परिभ्रमण आवृत्ति, और क्वांटम से एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की आवृत्ति के बराबर होती है। बोर के परमाणु मॉडल से जब हम लोग कोणीय संवेग की बात करते हैं तो L इज इक्वल टू NH। ठीक है, और क्वांटम में कोणीय संवेग क्या होता है, √LL+1 H। और
एल का मान कितना होता है 0 से लेके n-1 तक, मैक्सिमम कितना जाता है n-1 तक। फॉर लार्ज वैल्यूज़ हम लोग एल रख सकते हैं n-1, यहाँ पे n-1 रखेंगे तो n बचेगा, तो n² माइनस n, क्योंकि n बहुत बड़ा नंबर है तो आप क्या करोगे, l को l बराबर क्या लिख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू nℏ, n² माइनस n है ना, तो माइनस n को एक बार रिमूव कर दो, बहुत कम मान होगा n² के कंपैरिजन में, तो l इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू nℏ। ओके, तो ये हो गया बोर का संगतता सिद्धांत, जिसके अनुसार फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n उच्चतर कक्षाओं के अंदर क्वांटम एंड क्लासिकल जो है वो सेम हो जाती है, उनमें क्वांटम की जो डिस्क्रीटनेस है वो ख़त्म हो जाती है। हम लोग ये देखते हैं कि वो क्लासिकल और क्वांटम दोनों से ही समान परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। ये था बोर का संगतता सिद्धांत, और साथ में था एवरेज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस, एवरेज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसको पढ़ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना। खुश रहो बच्चों, स्वस्थ रहो, अपना ध्यान रखो।